क्या कैलोरी मेजरमेंट आपने कभी किया है? समोसे में कितनी कैलोरी वो मिल जाती हैं? लेबोरेटरी में तो नहीं किया है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, फिर उनको कह दिया जाता है कि आपको प्रोटीन लेना ही नहीं है। डॉक्टर्स के लिए बहुत सिंपल होता है कि भाई आप दाल वगैरह मत खाओ, बिकॉज उनको नहीं चाहिए उनके पेशेंट को पेन हो। ओके। लेकिन जब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको कितने मील्स दिन में लेने चाहिए? ये एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से दिन में 4 से 5 मील। मेरा सवाल मैं फ्रूट पे आने वाला था। एज अ फ्रूट ऑरेंज खा रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन उसी का जूस निकाल के पी रहे हैं तो ठीक नहीं है। हमारा वेट, आइडियल वेट क्या होना चाहिए? आपका क्या विचार है? आप वेस्ट टू हिप रेशियो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको वजन कितना कम करना चाहिए और आपको कहाँ पे आके रुकना है। नमस्कार, मैं सुधीर अष्टा आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट शो द एविडेंस पे। जैसा इसका नाम है, हम बातें करेंगे वेट लॉस से संबंधित रियल साइंस पे, साइंस बेसिस पे और रियल लाइफ साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे। तो हम आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं नेहा कावा जी का। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एविडेंस इस पॉडकास्ट शो पे आने के लिए। नेहा जी बहुत ही क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, और ये सभी समझते हैं कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन होना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और इस समय नेहा जी अपना डाइट का क्लिनिक चलाते हैं और लोगों के जीवन में कल्याण कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम वेट लॉस से संबंधित बातें करेंगे। तो नेहा जी, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुधीर जी। तो सबसे पहले, जैसे प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है कि ये जो बढ़ता हुआ वजन है ये कंट्रोल में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये वजन बढ़ क्यों जाता है, इसके विषय में हम थोड़ा आपके इंसाइट चाहेंगे कि वजन, वेट गेन हो क्यों जाता है। सुधीर जी, वेट गेन जैसे आप देखेंगे बहुत ही कॉमन हो चुका है। पहले ऐसे था कि एक उम्र के बाद वजन बढ़ता था, अब आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे भी काफी ओवरवेट है, और वेट बढ़ने के कारण ही बहुत सारी बीमारियां पहले ही लग जाती है जी। अभी वेट बढ़ने का एक बहुत ज्यादा बड़ा कारण ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। आप खाने की बात करें, सोने की बात करें, स्ट्रेस लेवल्स, पोल्यूशन, ये सारी चीजें हमें, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। खाना ज्यादा करके जंक फूड अवेलेबल हो गया है। ऐसे नहीं है पहले नहीं था जी, पहले भी था, लेकिन अवेलेबिलिटी कम थी। जैसे जब हम छोटे थे तो हमें पता है कि बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे ही मम्मी पापा ले जाते थे। अभी तो ऐसे है कि हफ्ते में 2 से 3 बार स्विगी जोमेटो हो ही जाता है। क्योंकि एक बटन पे खाना आ रहा है। सो वो मुझे एक लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण वो है कि अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है जंक फूड की। और कॉन्सेप्ट ऑफ जंक फूड ऐसा है कि भाई जंक फूड अगर आप बाहर खाने जा रहे हो तब बुरा है। सेम चीज आप जब भी घर पे बनाते हो तो वो हेल्दी माना जाता है। काफी लोगों को ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है। जैसे हम बात करें पिज्जा की, तो काफी क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम हम बाहर नहीं खाते हैं पिज्जा वगैरह, हम घर पर बना के खाते हैं। सो अभी आप पिज्जा घर पे बनाओ या बाहर खाओ, ब्रेड तो आपका प्रोसेस ही है, चीज भी जो आप डालोगे वो प्रोसेस ही है। सिर्फ आप असेंबल घर पे कर रहे हो, बाकी सारी चीज तो वैसी की वैसी है। सो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो जो विचारधारा रखते हैं कि भाई घर पे सेम चीज खाना ठीक है और बाहर नहीं खाना चाहिए, वो भी कहीं हद तक गलत है। क्योंकि जिनके घर पे बच्चे हैं वो ऐसे ही करते हैं कि मैम बच्चों को जो भी चाहिए हम घर पे ही बना के देते हैं। लेकिन जो चीज बुरी है वो बुरी है। बाहर ज्यादा बुरी है, लेकिन बुरी तो घर पर भी है। तो 19-20 का फर्क ही होता है बाहर में और घर में, या ज्यादा से ज्यादा ये कहें है तो बुरा ही, भले ही 18-20 हो या 19-20 ही। तो जो चीजें प्राइमरीली सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, उन्हीं की वजह से वजन बढ़ता है। डेफिनेटली ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण के लेट तक, जैसे अभी वेब सीरीज वगैरह चालू हो गई है। सो जहाँ पे पहले लोग घर पे आकर जल्दी सो जाते थे, आराम करते थे, नींद कंप्लीट करते थे अपनी, जिसके कारण आपके बॉडी में जो भी हार्मोन इशू है या जो भी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं पूरे दिन में, आपका बॉडी जो स्ट्रेस के थ्रू गया है, सो रात को अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो वो बॉडी रीसेट हो जाता है, रिजुविनेट हो जाता है।
अब ये चीज के लिए हम टाइम ही नहीं देते हैं। ओके। रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठते हैं या तो फिर सुबह लेट उठते हैं। सो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि भाई लेट सो के लेट उठो। ओके। सो यहाँ पे भी सर्काडियन रिदम आपका अफेक्ट हो जाता है कि Okay. बॉडी आपका वैसे नहीं बना है। बॉडी बना है कि भाई जब ये एटमॉस्फेयर में अंधेरा है तो आप सोने की कोशिश करो, जैसे ही सनराइज हो जाता है आप भले फिजिकली सोए हो लेकिन आपका बॉडी तो बायोकेमिकली अवेक हो जाता है, क्रियाएं शुरू हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं रात की नींद और सुबह की दिन की नींद अलग होती है। ओके। तो यानी कि आप भले ही दिन भर में 7 घंटे सो लेते हैं कि 4 घंटे रात को सोए और 3 घंटे दिन में सोए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये कहते हैं कि सर्कैडियन रिदम के हिसाब से 7 घंटे अगर सोना है तो रात को ही सोना है। नींद मतलब रात की नींद। डेफिनेटली। जैसे हम थोड़ा सा डीप अगर जाए तो जैसे ही क्लाइमेट मतलब एटमॉस्फेयर में जैसे ही डार्कनेस आती है सो हमारा बॉडी मेलाटोनिन जो एक स्लीप हार्मोन है वो ग्रेजुअली रिलीज करना शुरू होता है। जैसे और अंधेरा होता है सो मेलाटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है जिससे हमको नींद आने लगती है जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके अगेंस्ट जाते हैं। हमको वेब सीरीज देखनी है, हमको फोन देखना है, हमको रील स्क्रॉल करनी है। सो जिस वजह से आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, काम ही नहीं हो पाता है कि आपको नींद आए। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिकॉज स्ट्रेस लेवल आपका कहीं ना कहीं रीसेट ही नहीं हो रहा है। वो पाइलअप होते जा रहा है। स्ट्रेस पाइलअप होगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल को फैट बहुत पसंद है। सो ज्यादा कॉर्टिसोल मतलब बॉडी में ज्यादा फैट जमा और फिर मोटापे की शुरुआत हो जाती है वहीं तो से। स्ट्रेस एक महत्वपूर्ण रीजन होता है वेट गेन होने का, फैट स्टोरेज होने का। हाँ। तो और जो स्ट्रेस को रीसेट होने के लिए जो अभी आपने कहा नींद आना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो रीसेट हो जाए, अगले दिन के लिए आप तैयार हो जाएं नए स्ट्रेस को लेने के लिए। लेकिन तब तक आपका जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेस है वो पाइल अप ना हो और वहां पे आके वो जीरो हो जाए। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा इंसाइट आपने दिया। लेकिन अभी जो नेक्स्ट ये उठता है कि आपका एक्सपीरियंस हो नंबर ऑफ ईयर्स में भी बहुत है और नंबर ऑफ प्लेसेस में। अंबानी हॉस्पिटल बॉम्बे से आपने अपनी शुरुआत की, हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने जरूर कल्याण किया होगा, कम से कम इंटरेक्ट तो किया होगा। ऐसा क्यों होता है नेहा जी कि लोग का वजन बढ़ जाए, वो 120 किलो 130 किलो इतना हो जाता है, तो क्यों ये ऐसी अवेयरनेस नहीं आती है कि उनकी जो एक्शन है वो 80 किलो या 75 केजी पे ही शुरू हो जाए। वहां या तो वहां तक पहुंच जाते हैं या वहां जाने के बाद अवेयरनेस आती है कि मैं अब क्या करूं, फिर वो चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अवेयरनेस आती नहीं है कि मैं अपने लिए समय रहते कुछ कर लूं? मैं आपको बताऊं ना, काफी जो क्लाइंट्स और पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जी, तो उनको बेसिकली पता होता है कि वो कहाँ गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं होता है और प्रायोरिटी नहीं होती है हेल्थ की। ठीक है, 120 किलो पे जब भी इंसान पहुंचता है या 100 क्रॉस करता है तभी ऑलरेडी उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आने शुरू हो गए रहते हैं। ठीक है, उनके मूड चेंज होते हैं, उनको क्रेविंग्स होती है, उनको नींद नहीं आती है, खाना कम भी करते हैं तो भी मोटापा बढ़ते जाता है, घुटनों की तकलीफ होती है, डाइजेशन इश्यू होता है। फिर वहां से कुछ ना कुछ अगर बीमारी आ गई फिर उनको ऐसे लगता है अरे अभी तो डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अभी कुछ करना पड़ेगा। सो बेसिकली वेट करते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा हमको झटका मिले तभी हम कुछ करेंगे। बाकी अवेयरनेस सबको है, सबको पता है कि आपका बॉडी कैसा होना चाहिए। जैसे ही आप बता रहे हैं कि 70-75 पे जो चीज हम रोक सकते हैं वो 100 तक 120 तक हम वेट करते हैं। बस मेंटालिटी ऐसी है कि भाई जब तक कुछ नहीं है तब तक मजे कर लो। हाँ, तो बिल्कुल आपने एकदम कांटे की बात कही कि अगर कोई स्वास्थ्य इशू जिसको झेल पाने से आप बियॉन्ड हो जाते हैं तब जाके चक्षु खुलते हैं, ज्ञान चक्षु की, अभी मुझे कुछ कर लेना चाहिए। घुटने में दर्द हो गया, चला नहीं जा रहा है, तो फिर लगता है कि कुछ कर लिया जाए। हाँ। ओके, तो अब ऐसे लोगों के लिए जो इस समय ऐसी स्टेटस में नहीं आए हैं या बिल्कुल हेल्दी हैं, क्योंकि समय के साथ ये समस्या नेहा जी बढ़ती चली जा रही है और आप तो इस फील्ड में बिल्कुल एक्टिव हैं, तो आपको भी पता होगा प्रधानमंत्री जी का जो चिंता का विषय कारण है वो बहुत ज्यादा, मतलब ही इज नॉट ऑफ द ट्रैक।
ये वास्तव में चिंता का कारण है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी जो अभी ठीक बैठे हुए हैं कि जो 75 पे हैं, मत पहुंचो वहां तक, पहले ही अपनी लाइफस्टाइल को अगर करेक्ट कर लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है? सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि वेट इज नॉट द फैक्टर ऑफ फिटनेस। ओके। ठीक है, आपका वेट क्या है ये सिर्फ वेट नहीं बताता है कि आपका फिटनेस लेवल क्या है। आप उसके अलावा कैसे फील कर रहे हो। तो अगर आप लोग अभी फिट है, आपको ऐसे लगता है ये वेट आप कैरी कर सकते हैं, आप डे टू डे लाइफ आपका अच्छे से पूरा दिन आप निकाल पाते हैं, आपको कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं है, आपके हेयर स्किन में कोई इशू नहीं है, तब डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर कोई भी चीज में तकलीफ है, जैसे एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, ये डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत यहीं से होती है जी। सो ये कुछ सिम्टम्स आपके बॉडी आपको बताती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। सो जैसे ये सारे सिम्टम्स हो गए, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फिर हेयरफॉल है, ड्राई स्किन है, ये सारी चीजें बॉडी कम्युनिकेट करना चाह रही है कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। okay. आप ध्यान रखो। एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाना, पूरा टाइम लेजी फील करना, टायर्ड फील करना, okay. सो ये सिम्टम्स बॉडी आपको बताती है। okay. लेकिन आप कितनी बेहतरी तरीके से उसको सुन सकते हैं, इसका हमें ध्यान देना है। okay. सो अगर हम अर्ली स्टेज पे सुन ले, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज है, आपको ऐसे लगता है कि आजकल घुटनों थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए, दर्द नहीं दे रहे लेकिन अनकंफर्टेबल हो गए, सो डेफिनेटली आपको उसके प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई थोड़ा प्रोटीन इंटेक, थोड़ा कैल्शियम इंटेक हम बढ़ा दें। एजिंग के हिसाब से सारी चीजें हमारे बॉडी में स्लो डाउन होती है। तो उस हिसाब से आपके खाने पीने के तरीके बदलने चाहिए, आपकी कसरत बदलनी चाहिए, आपका सोना बदलना चाहिए। सारी चीजें एज के हिसाब से आपको टर्न ट्विस्ट करती रहनी चाहिए। ओके। तो जैसे अभी आपने कहा, जो भी आपने ये सब चीजें कही हैं, तो अगर इन सब चीजों को अवेयरनेस होने के लिए, एक तो है अंदर से फीलिंग आना, जैसे आपने कहा घुटने का दर्द मान लीजिए हुआ या बाल गिरने की प्रोसेस शुरू हुई, तो ये जो चीजें हैं सारी, जो भी सिम्टम्स नहीं है, एक्चुअली दिस इज व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, लेकिन ये सारी तो फीलिंग वाली बात हो गई या दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको हम, जो इसका पॉडकास्ट का अर्थ है कि साइंटिफिक एविडेंस या एविडेंस के रूप में, तो इन लोगों को एविडेंस आएगा टेस्ट के रूप में कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है। जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे, समय समय पे नहीं करवाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका अंदर क्या चल रहा है, इससे पहले कि वो झलकने न लग जाए। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को कि किस समय अपना ध्यान रखना अधिक शुरू कर देना चाहिए, और वो ध्यान की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? अगर मैं ध्यान की बात कहूं तो क्या टेस्ट करा लेने चाहिए? एक बेसिक टेस्ट, जहां से एक बार शुरुआत तो हो, कि उसके बाद अगर यहाँ बेसिक टेस्ट में अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो फिर आगे जाएं। तो ये बेसिक टेस्ट क्या होने चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और किस समय पे ये हमें, या जो भी दर्शक देखना चाह रहे हैं, किस समय पे इनकी ये शुरुआत कर देनी चाहिए? डेफिनेटली। सो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बच्चे भी अभी मोटापे का शिकार हो रहे हैं, उनको भी काफी सारी तकलीफ हो रही है। तो 12-13 साल के बच्चों में भी मैंने हाई कोलेस्ट्रॉल देखा है। ओके। ठीक है, फिर 20-22 तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा जंक और लाइफस्टाइल एकदम उनकी हेवायर रहती है। ओके। सो ब्लड टेस्ट पहले ऐसे था कि 35-40 के बाद आप कराओ। ओके। नाउ आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस आप फील कर रहे हो, जैसे कि एनर्जी रिलेटेड अगर इशू है, सो आप D3, B12 कराओ। हेयर फॉल इशू आप फेस कर रहे हो, या आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो आयरन स्टडीज करा लो। बाकी उसके अलावा फुल बॉडी चेकअप एक बार तो जरूरी है, जैसे ही आप टीनेज एंटर करते हो। ठीक है, जिसमें आपका CBC आ गया, लिवर टेस्ट आ गया, किडनी टेस्ट आ गया, लिपिड प्रोफाइल आ गया, अलॉन्ग विद दिस विटामिन D3, B12, कैल्शियम, आयरन स्टडीज। ये बेसिक है जो मैं सजेस्ट कराती हूँ। जैसे ही आप वर्किंग चालू करते हो, आपका जॉब करते हो, तो वहां पे तो आपका बॉडी स्क्रीनिंग होता ही है जी। वहां से फिर आपको देखना है कि भाई वहां पे अगर आपके बॉडी में कोई पर्टिकुलर टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जी, सो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके लिए कोई स्टेप लीजिए। आपको डाइट में या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना है
जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखे, बढ़ने ना दे। जी। वहां से जाके फिर जैसे ही हम अभी फिलहाल तो 35 प्लस जो भी रहते हैं उनको बोलते हैं एनुअल बॉडी चेकअप कंपलसरी है। ओके। एंड अगर आपके फैमिली में कोई स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रन करती है, जैसे हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है, तो उससे स्पेसिफिक टेस्ट आपको एकदम डिटेल में करने हैं। ओके। सो वो हमारा रिकमेंडेशन होता है। सो पेशेंट जब भी आते हैं तो पहले हम एक फुल बॉडी चेकअप के साथ उनको बुलाते हैं। ओके। सो वी आइडेंटिफाई कि भाई मोटापा है तो उसका कोई रूट कॉज है, शायद इन्फ्लेमेशन है या इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ओके। या क्या रूट कॉज क्या है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए तो हमें एविडेंस लगता ही है। जी हाँ, जी जिनसे हाँ, वही असली एविडेंस तो वही है। अभी जैसे हम अपनी एक्सपर्टीज से बोल देते हैं, जब भी आप हमको बोलते हो ना कि हमको बॉडी पेन है, टायर्डनेस है, सो एक एक्सपर्टीज के हिसाब से ये तो हो जाता है कि भाई आप D3, B12, मैग्नीशियम ये आप शुरू कर सकते हैं। ओके। लेकिन जब हमारे पास एविडेंस है सो उनको सुनना ही पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आपका रिकमेंडेशन ये है कि जैसे ही आप टीन में एंटर करते हो, भले उससे पहले ना कराओ, लेकिन जिस समय भी आप 20वां आपका जब बर्थडे आता है तो अपने आप को ये गिफ्ट देना है, या माताजी पिताजी अपने बच्चों को ये गिफ्ट दें कि उनका एक टेस्ट तो करवा लें। और उस टेस्ट में आप ये कह रहे हो कि एक लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, एक फास्टिंग ब्लड शुगर डेफिनेटली होना चाहिए, एक CBC होना चाहिए, और एक B3 और D12, और थायराइड का भी करवाया जा सकता है, T3, T4 और TSH का टेस्ट। इफ फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली वो कराना चाहिए। सो ये जो सारा टेस्ट है, और 20 साल के बाद एवरी 5 इयर्स इसको करा ले, और 35 साल की जब एज हो जाती है 35 इयर्स के बाद एवरी ईयर आपको ये टेस्ट, ये जो बेसिक टेस्ट नेहा जी ने सजेस्ट किए हैं, ये टेस्ट करा लेने चाहिए। एनुअल टेस्ट कराना चाहिए सभी को, अपने बर्थडे पे ये करा लें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर इन बेसिक टेस्ट में कोई चीज सामने निकल के आती है तो वो उसके बाद में देखा जा सकता है, जो आपने कहा वो आपके, क्योंकि अगर फैमिली में समथिंग इज रनिंग, फाइनली इन्हीं जब टेस्ट में दिखाई देगा। 2 टेस्ट शायद आपने और कहे हैं, एक किडनी फंक्शन टेस्ट और एक लीवर फंक्शन टेस्ट भी आपने कहा। तो इन टेस्ट से सारी चीजें पता चल जाती हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, क्योंकि ये बेसिक टेस्ट है और इससे पहले कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगे। बट ये एक रियल एविडेंस होता है जहां पे आपको भी पता चलता है एग्जैक्टली क्या करना है, जो अगर मेडिकल वाले लोग हैं उनको भी पता चलता है, और इंडिविजुअल को भी पता चल जाता है। डेफिनेटली जी। अब नेहा जी ये बात बताइए, अब ये आपने कहा कि जंक फूड हैज बिकम दी प्राइम रीजन हो गया है इस चीज, और खाने का मन भी करता है। ठीक है, महानगरों में तो मान लीजिए कि ये स्विगी और जोमेटो से आ जाता है, लेकिन अगर हम छोटे शहरों में जाते हैं, छोटे टाउन्स में मान लीजिए जाते हैं, तो वहां पे स्विगी जोमेटो नहीं है, लेकिन मोटापा तो वहां भी बढ़ रहा है, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन अगर ये जो मन करता है लोगों का इस टाइप का खाना खाने के लिए, इसका भी क्या कोई प्राइमरी कारण हो सकता है कि क्यों इस टाइप की लाइफस्टाइल ऐसी क्यों बन गई है कि ये मन करता है कि ये खाऊं, कभी ये ऑर्डर दूं, कभी ये ऑर्डर दूं? इसका अंडरलाइंग रीजन क्या हो सकता है? सर मेरे हिसाब से तो वो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जहां पे भी आप जा रहे हो आपको दिख रहा है। ठीक है, कोई चीज अगर आपके सामने पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट पड़ी है, आप रोज उसको देख रहे हो, तो आप एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, फिर आपको ऐसे लगेगा अरे यार रोज देखता हूँ, मैं अपना मन मार रहा हूँ, चलो आज खा लेता हूँ। 3 दिन तो नहीं खाया, अभी आज खाता हूँ। फिर आप अल्टीमेटली उसके तरफ चले ही जाओगे। सो एक है कि वो बहुत ज्यादा उसका अपीयरेंस है आपके आजू बाजू, आप जहां भी जा रहे हो खाना ऑलवेज रहता है, किसी के घर जा रहे हो खाना है, ऑफिस में जा रहे हो खाना है, फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हो खाना है, फैमिली को मिलने जा रहे हो खाना है, तो खाना सभी बाजू है। लेकिन जैसे पहले हम अगर किसी के घर भी जाते थे तो घर पर बना के दिया जाता था, अब ऑर्डर करके दिया जाता है। फिर कभी आपको खाने की इच्छा है, कभी आपके स्पाउस को खाने की इच्छा है, कभी आपके बच्चों को खाने की इच्छा है। सो हर एक की इच्छा के हिसाब से आपको अल्टीमेटली वो वही तरफ खींच रहा है, और हर दिन हो जाता है, एक दिन इसकी इच्छा से, एक दिन उसकी इच्छा से। सो वो एक अवेलेबिलिटी ही एक मेन रीजन है कि भाई वो इतना ज्यादा अवेलेबल है जी कि आप कहीं ना, मतलब आप भाग ही नहीं सकते। अब यहाँ जाओ तो भी वो है, यहाँ जाओ तो भी वो है। सो आपको पूरे आप घेरे हुए हो एक्चुअली। अगर मान लीजिए ये जंक फूड, अभी क्योंकि ये सब्जेक्टिव टर्म हो जाता है, तो मोटे तौर पे 3 ऐसे आइटम्स का नाम बता दीजिए जिनको हम जंक फूड कहते हैं, या जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से जंक फूड का नाम जिसको लिया जाता है।
सर एक तो ब्रेड बेकरी वाली सारी चीजें आ गई। Okay, सो उसमें okay. आपका पिज्जा है, बर्गर है, ओके ब्रेड है, पाव Okay. है, ये सब भी मैं जंक में गिनूंगी। ओके ठीक है, उसके बाद आपके फ्राइड प्रोडक्ट्स है जो Okay. डीप फ्राइड रहते हैं, जैसे Okay. आपकी फ्रेंच फ्राइज हो गई, Yeah. टिक्कीज हो गई, हम्म, समोसा पकोड़े। है, वड़ा है, पकोड़े है, Okay. ये हो गए। और थर्ड आई वुड से शुगर एंड शुगर सिरप्स। ओके ठीक है, सारी ही चीजों में शुगर का उपयोग होने लगा है। फिर एज अ प्रिजर्वेटिव होता है कोई कोई चीजों में, Okay. कोई कोई डेजर्ट्स ही इतने अलग अलग वैरायटी के आते हैं। ओके लाइक केक मिलती थी तो अभी बोल केक मिलती है, फिर क्या बोलते हैं वो अपना वॉफल्स मिलते हैं। सो Okay. उसी एक ही चीज के कितनी सारी वैरायटी आ गई। जी सो आपको ऐसे लग रहा है मैं एक दिन केक खा रहा हूँ, एक दिन बॉल केक खा रहा हूँ, एक दिन वॉफल्स खा रहा हूँ। ओके सो वो कहीं ना कहीं सब अक्यूमुलेट तो आपके पास ही हो रहा है। ओके सो ये तीन चीजें मेजरली अगर हम थोड़ा सा साइड पे रख दें तो काफी हेल्थ स्टेटस में सुधराव आ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन 3 शब्दों में जो मैंने आपको 3 कहा, इसमें आपने पूरा यूनिवर्स, मतलब कि जो भी जंक फूड का यूनिवर्स है वो मोटे तौर पे आपने सारा रख दिया कि बेकरी आइटम्स। नंबर 2 आपने बताया कि जो डीप फ्राइड या फ्राइड आइटम्स हैं, एंड नंबर 3 जो भी केमिकल लोडेड या मार्केट में शेल्फ्स में मिलते हैं, ये 3 आइटम्स को, शुगरी जो आइटम्स हैं, ये जनरली जंक में माने जाते हैं। तो पहले वाले शुगर वाला इज ओके, परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है एविडेंस बेस्ड है, तो ये एक जो क्लासिफिकेशन है, क्या ये मिथ है या वास्तव में इसकी क्या स्टडीज हैं इस टाइप की कि भाई आपका जो बर्गर है वो एक जंक फूड है, कि उसके अंदर ऐसा क्या होता है, वाई इट इज कंसिडर्ड अ जंक, स्वास्थ्य के लिए जंक ना कह के, मान लीजिए हम ये कहते हैं हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसा क्या होता है? मान लीजिए पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े या हमने प्याज के पकौड़े या पालक के पकौड़े बनाए, तो उसमें वाई इट इज कंसिडर्ड कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है? सर स्पेसिफिकली पकोड़े की अगर बात करें जी तो बाहर के पकोड़े रीयूज्ड ऑयल में रहते हैं। हाँ ठीक है। सो आप अगर देखेंगे तो उनके ऑयल का क्वालिटी इतना इतना विस्कोसिटी इतना ज्यादा रहता है कि इट इज डेफिनेटली नॉट अ चॉइस। ऑयल है भी क्या वो भी हमें पता वो नहीं भी होता। हमें नहीं पता है। सो यही चीज अगर आप मुझे पूछेंगे कि भाई मुझे फ्रेंच फ्राइज खानी है या घर पे पकोड़े बना के खाओ, तो मैं आपको बोलूंगी आप घर पे पकोड़े बना के खाइए। ओके। बट मैंने ये भी देखा है कि काफी लोगों के घर पर भी ऑयल रीयूज होता है। ओके। सो फिर आप घर में बनाओ या बाहर से खाओ, आपके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पॉइजन तो पॉइजन ही है, घर में हो चाहे बाहर में हो। डेफिनेटली घर के पाले हुए कोबरा का हो या जंगल के कोबरा का हो, पॉइजन फाइनली सो अगर आई वुड से फ्राइड फूड एज सच इज नॉट अ प्रॉब्लम, कि आप वो एक बार ही स्मोक पॉइंट आ गया ऑयल का और आप चेंज कर रहे हैं ऑयल, बट अगर आप रीयूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट व्हाट आई वुड एडवाइज। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस चीज को क्लियर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों के मन में थोड़ी राहत मिली होगी कि पकौड़े खा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें ऑयल के प्रति एक सेंसिटिविटी बरतनी पड़ेगी कि भाई ऑयल जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें, और एक बार होने के बाद उसके बाद में उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, उसको कभी भी रीयूज ना करें। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब हम सोना, जो नींद है, दिस इज, ये एक चीज कोई हमारे कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है या रिलीज नहीं करता है। तो जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। जैसे जो हाइपोथायराइडिज्म जिसकी वजह से होता है, थायराइड भी एक हार्मोन है, लेकिन इसके सप्लीमेंट्स किसी तरीके से हमें मिलते हैं। तो क्या इस तरीके के भी कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो अगर नींद की डिप्राइवेशन आपको हो रही है? अभी 2 चीजें हैं, आपको पता है कि आपको सोना चाहिए, लेकिन सामने आपकी कोई सीरीज लगी हुई है, आपको वो भी देखना है, लेकिन आप नींद नहीं आ रही है, और आपको पता है कि जब ये पर्टिकुलर हार्मोन आपके शरीर में अवेकन होगा तभी नींद आएगी। तो उसके लिए भी कोई इस टाइप के सप्लीमेंटेशन है जो ड्राउजीनेस ना पैदा करे, नींद की गोली ना हो, लेकिन इस टाइप की कोई चीज होती है जिसकी तरीके से नींद हम ज्यादा इंड्यूस कर सकें या उस चीज से कैसे मुक्त हो सके? आपका क्या राय होगा इस विषय में? सुधीर जी, मेलाटोनिन इज अ हार्मोन, स्लीप हार्मोन हम बोलते हैं। सो ये तभी रिलीज होता है जब आपका ब्रेन थोड़ा सा काम हो। दोनों साथ में ही काम करते हैं बेसिकली। सो एक चीज हम सप्लीमेंट ये यूज कर सकते हैं, जो भी सप्लीमेंट्स जो ब्रेन काम करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही ब्रेन काम होता है तो धीरे धीरे स्लीप इंड्यूस हो सकती है। अभी मेलाटोनिन एज अ सप्लीमेंट भी अवेलेबल है कि भाई आप बॉडी को एक्सटर्नली मेलाटोनिन दे रहे हो, जिससे
मेलाटोनिन आपके बॉडी में आ रहा है तो ब्रेन काम होके इट गिव्स यू sleep, good quality of sleep. Okay. And magnesium is also been seen कि जो लोगों में मतलब जो अच्छी खासी नींद ले रहे थे अचानक से उनकी नींद थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है. So मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी देखा गया है कि नींद का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है. सो इन दैट केस मैग्नीशियम सप्लीमेंट विल ऑल्सो हेल्प. लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि वो मतलब जो जिनको सोना है वो एक्चुअली सोना चाहते हैं कि फिर उनका ध्यान कहीं और है, सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो वो आइडेंटिफाई करके फिर कौन सा रेलेवेंट सप्लीमेंट है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो अभी तक हमने वेट गेन क्यों होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उन पे हमने बात की. अब आते हैं इस बात पे कि वेट हमें कम करना है. तो कम करना है मतलब हमारा वेट, आइडियल वेट क्या होना चाहिए, आपका क्या विचार है कि एक व्यक्ति को कहाँ पे आके आप, हालांकि आपने ये भी कहा कि वेट कांटा कोई मायने रखता नहीं है, यू शुड नॉट बी कंसर्न, जनरली हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, बट फाइनली ये भी माना जाता है कि वेट भी इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी हेल्थ कैसी है. तो कहाँ तक हमें टारगेट करना चाहिए कि मैं कहाँ तक पहुंच जाऊं? एज पर माई एक्सपीरियंस मैं लोगों को वही बोलती हूँ कि जो वेट में आपको ऐसे लगता है कि आपके घुटने दर्द नहीं दे रहे हैं, आपको सब जगह लेके जाते हैं, हेल्दी, ठीक है, आप पूरा दिन आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि शाम हो गई फिर आपसे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, आपके डे टू डे टास्क आप कंफर्टेबली कर सक रहे हैं विदाउट एनी एक्स एंड पेन्स, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, और वेट उतना जितना आपका बॉडी कैरी कर सके. अगर ये सब चीजें साथ में है सो आप डेफिनेटली एक अच्छी हेल्थ स्टेटस पे है. अगर आपको नंबर्स में बात करना है तो आपका हाइट और वेट का रेशियो जो BMI हम बोलते हैं वो आप मेजर कर सकते हैं. अभी BMI का खाली एक ये है कि उसमें they have not considered the bone size, like आप एक्टोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है वो BMI नहीं देखता है. सो इन दैट केस वेस्ट टू हिप रेशियो है वो हम रेकमेंड करते हैं कि आप वेस्ट टू हिप रेशियो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको वजन कितना कम करना चाहिए और आपको कहाँ पे आके रुकना है. बेसिकली वेरी नाइस जी. हाँ, सो हमारा फोकस मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स का विसरल फैटी होता है, एब्डोमेन में जो जमा होता है, बिकॉज आपको पता है 80% ऑर्गन सब एब्डोमेन में है. सो अगर हम वहां का फैट कंट्रोल कर सकते हैं तो काफी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अपने जगह पे सही काम कर रही हैं. अगर आपकी टमी का साइज, आपके हिप एंड वेस्ट का जो रेशियो है, अगर वो ठीक होता है, कितना होना चाहिए ये रेशियो? सो 0.8 मेल्स के लिए बोलते हैं, 0.9 to 1 फीमेल्स अगर मेंटेन करे तो, मतलब जितना टमी है उतना ही हिप्स का साइज है. तो अगर रेशियो 1 है सो इट इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी, द हेल्दी फिजिक. दिस इज अ हेल्दी फिजिक. तो आपने सुना. अब नेहा जी के पास एक्सपीरियंस बहुत है. अब देखते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा वजन इनके पास कौन आए, वो मेल थे या फीमेल थे या बच्चे थे. तो वो भी हम नेहा जी आपसे जानना चाहेंगे कि मैक्सिमम 2-3 चीजें आप बता दीजिए. एक तो मैक्सिमम वेट वाली कौन लेडी या जेंट्स आपके पास आए, और मैक्सिमम आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में कितना वजन कम करवाया है, वो भी आपके एक्सपर्टीज से जान लेते हैं. मेजॉरिटी फीमेल्स रहते हैं. रेशियो आप देखिए तो 60 to 70% फीमेल्स मेरा क्लाइंट बेस है, 30% मेल्स है. उसमें मैं एक क्लाइंट मुझे हमेशा याद रहता है जिनका वेट हमने 118 kgs पे शुरू किया था. सो वो दिन में 13 से 14 मेडिसिन लेती थी. ठीक है, डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन. ऑफ कोर्स इतना ज्यादा वेट है तो जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, यूरिक एसिड के लिए, सो ये सारी उनकी मेडिसिन चालू थी. देन उन्होंने मुझे ज्वाइन किया तो हमने उनका वेट 87 kgs तक हम आ गए विद इन स्पैन ऑफ 1.5 year. 30 kgs. सो काफी मतलब हम स्लो एंड ग्रेजुअली जा रहे थे, बिकॉज आपको पता है ये जर्नी में बहुत ज्यादा क्रैश डाउन आते हैं, प्लेटोज आते हैं. पेशेंट बीच में मतलब उनका तो ऐसे था, इतनी सारी मेडिकेशन, हेल्थ कंडीशन, सो बीच में थोड़ा सा गिव अप करने का भी इच्छा होता है, बिकॉज कोई भी नई चीज करो तो वो तकलीफ देती है, एक्सरसाइज करो तो
बॉडी पेन होता है, ना करो तो वजन के हिसाब से पेन होता है जी। सो काफी सारे अप्स डाउन होते हैं, काफी बार पेशेंट क्रैश डाउन भी हो जाते हैं, फिर उनका मोरल फिर से बूस्ट करो। ओके। सो वो सारे प्रोसेस में हम 87, 86, 87 तक पहुंचे थे। ओके। देन उनके मेडिसिन लास्ट हम 3 से 4 मेडिसिन पे आए थे। ओके, वेरी नाइस। सो इस दौरान मतलब जहाँ पे उनका ऐसे टेस्टिमोनियल था कि हम कहीं भी अगर एज अ फैमिली जा रहे हैं सो मैं सबसे पीछे चलती थी। ओके। और जब उन्होंने ये अचीव किया 25-30 kgs ऑफ वेट लॉस, तो वो बोलते थे मैं सबसे आगे चलती थी। ओके। सब मेरे पीछे पीछे रहते थे। ओके। और एनर्जी लेवल्स जो वो फील करते थे, और एक तो जो मेडिसिन आप लेते हो ना तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है कि अरे 13-14 मेडिसिन लेना है, 13-14, तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी वो बाहर आ गए थे। बिकॉज अभी उनको था अरे अभी मुझे सिर्फ 3 ही लेनी है करके। वो तो एक नॉर्मल सी चीज हो जाती है। सो जो 13-14 ले रहा है उसके लिए 3 काफी नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल है। सो ये एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है। वो क्लाइंट अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी क्या स्टेटस है उनके वजन का? अभी 86-87 है, मतलब। ओके। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। बट वो आते हैं फॉलोअप के लिए कि बढ़ ना जाए। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टच में रहना जरूरी है जी, सो दैट वो आपको जो अच्छा लाइफस्टाइल का ज्ञान है वो चालू रहे। जी हाँ, जी हाँ। सो वो आते हैं मिलने के लिए, उनके फैमिली में से दूसरे 2-3 लोग भी आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। सो वो अच्छी बात है, बिकॉज ये जो वेट लॉस प्रोसेस है जो इतना 120 kg से हम इधर तक आते हैं, सो फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं होता है। बिकॉज इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब सपोर्ट लगता है जी। तो मोटे तौर पे आप बताना चाहेंगे तो ये 37 या 40 kg का जो वेट लॉस है, ये आपका मैक्सिमम वेट लॉस है या इससे भी ज्यादा किसी का आपने करवाया? आई थिंक ये मैक्सिमम है। ओके, तो यानी कि ये लेडी जो आई थी ये आपके पास आने वाले मैक्सिमम वेट वाली थी और इनका ही आपने मैक्सिमम वेट लॉस भी करवाया। और वेट लॉस के साथ साथ जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट भी उनको हुए। डेफिनेटली। और उनकी ये जो जर्नी है जहाँ पे आपके पास थे वहां पे वेट मेंटेन्ड है दोबारा। अदरवाइज वेट रिबाउंड इज अ बिग प्रॉब्लम, जो लोगों का यही कहना होता है हमने किया फिर बढ़ के वहीं पहुंच जाते हैं, बल्कि 10 किलो कम किया 12 किलो बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो लेडी है इनकी थोड़ी सी आप बता देंगे कि क्या क्या इन्होंने किया, आपने क्या उनको एडवाइस किया मोटे तौर पे जिससे उनका ये सब बेनिफिट हुआ? पहले तो इनिशियली बिकॉज वेट इतना ज्यादा था ना, तो उनको कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज रेकमेंड करने जैसा नहीं था, बिकॉज वो बहुत मुश्किल से चल पाते थे। ओके। तो पहले आगे के 10 से 12 किलो वजन हमने सिर्फ डाइट से ही कम किया। ओके। सो दैट उनको थोड़ा सा लाइट फील हो। ओके। तो वो थोड़ा सा चल फिर सके और थोड़ा सा उनके कामकाज उनका जो डे है वो थोड़ा इजी हो सके। ओके। सो इनिशियली 10-12 kgs हमने डाइट से ही लूज किया। फिर जैसे मुझे लगा कि अभी उनका थोड़ा मतलब विल पावर स्ट्रांग हो गया है, फिर उनमें थोड़ा मोटिवेशन दिखने लगा कि नहीं मैं कर लूंगी करके। ओके। फिर हमने उनके साथ थोड़ा एक्सरसाइज पे वर्क किया। ट्रेनर को उनके घर पे भेज के उनके कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सरसाइज करवाई। फिर एक उससे और 8-10 किलो कम हुआ। उसके बाद फिर था टाइम कि अभी उनको बोला अभी घर पर आके कोई कुछ नहीं कराएगा, अभी आपको जाके करना है। सो वो जिम में जाने लगे। जिम में जाते हो तो आप दूसरे 10 लोगों को देखते हो कौन कैसे कर रहा है। सो वो मोटिवेशन और थोड़ा बिल्ड हुआ। एंड मेजरली जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना कि अरे आपने अच्छा वजन कम कर लिया, तो वो एक अलग ही मोटिवेशन होता है। सो जैसे वो पहले घर पे ज्यादा रहते थे, फिर बाहर निकलने लगे तो लोग उनको मोटिवेट करने लगे कि आप अच्छे लग रहे हो, आप वेट लॉस किया है, चल फिर सक रहे हो, आपको जहां जाना है कि किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप खुद से निकल गए। सो वो सब चीजें उनको एज अ मोटिवेशन वर्क कर रही थी। तो वो प्रोसेस जी लगभग मतलब 15 kg के या 10-12 kg के 3 फेजेस, डिस्टिंक्ट फेजेस रहे। पहले वाले फेज में ओनली थ्रू दी फूड, देन उसके बाद में इट इज अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे कोई उनके घर में जाते थे, एंड थर्ड वन जहाँ पे वो जाते थे। वेरी नाइस। तो इस तरीके से आपने ये एक होलिस्टिक हेल्थ उनके लिए एक प्लान तैयार किया। तो इस पे थोड़ा सा रूटीन आप शेयर करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई जो दर्शक देख रहे हैं और आप तक जिनको आना है वो डेफिनेटली मुंबई वाले, तो नेहा जी कांदिवली वेस्ट में अपना एक क्लिनिक चलाते हैं, तो इनका जो एड्रेस है वो अगर वो चाहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप हिंट दें कि कोई आपके पास आए तो किस तरीके का रूटीन आप उनको बताते हैं? क्या ये रूटीन बहुत मुश्किल होता है अपने डे टू? देखिए कोई अगर मान लीजिए लेडी होती है
तो उसको बच्चों को भी संभालना है, टिफिन देना है। देन अगर वो वर्किंग है तो खुद को भी भागना होता है, हस्बैंड के लिए बनाना है, घर के काम करने हैं। किन्हीं के घर में उनका पूरा एक जॉइंट फैमिली है तो इन लॉज भी हो सकते हैं। तो क्या आप जो एडवाइस करते हैं इन सारी चीज़ों को बताने, देखने के बाद, समझने के बाद एडवाइस करते हैं? और ये मोटे तौर पे किस तरीके का होता है कि एक बार कुछ आपके इसको देख के लोगों को लगे कि हाँ, नेहा जी के पास बात जाने के बाद में हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल हो जाएगा, तो थोड़ा सा बताएं। 2 तरीके के क्लाइंट्स होते हैं। एक जो आके आपको बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे रेगुलर फूड से ही वज़न कम करना है, आप मुझे कुछ एडिशनल मत दीजिए। दूसरे ये होते हैं कि अरे ये तो हम रेगुलरली खाते हैं, डाइट तो कुछ अलग होना चाहिए करके। ओके। सो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइट देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स उसमें ऐसे ही रहते हैं जिनको घर पे जो खाना बन रहा है वही, उसी में थोड़ा सा ट्वीक करके डाइट करना होता है। कि जैसे आपने बताया कि पूरा का पूरा अलग से खाना बनाना पॉसिबल नहीं है जी। सो इन दैट केस हमारा जो आप जैसे न्यूट्रिशनल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे मेजरली वर्क करते हैं। ओके। सो उनके मील्स में से ही कहाँ से, मतलब उनके पूरे मील में प्रोटीन कहाँ पे बन रहा है तो वो प्रोटीन को हम कहाँ पे यूटिलाइज करें जी। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ से निकाल के कार्बोहाइड्रेट और कहाँ रखे जहाँ पे वो एक्टिव है जी। सो बेसिकली उनके जो रेगुलर ईटिंग हैबिट्स है उसी में रह के ट्वीक करते हैं, उसी में रह के चेंजेस करते हैं। छोटे मोटे 20-30% एडिशन रहता है जो उनको थोड़ा सा खुद के लिए शायद अलग करना पड़े, लेकिन वो भी हम तभी इंट्रोड्यूस करते हैं जब वो एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। ओके। मतलब उनको फिर ऐसे रहता है कि नहीं अभी वजन कम हो रहा है तो हम इतना कर लेंगे अपने लिए। ओके। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा जो परिवर्तन है उसी को लाइफस्टाइल चेंज कहते हैं। और जो चीज डेफिशिएंट है वो आप पूरा कर देते हैं, या उनको कहते हैं इतना इतना मॉडिफाई कर लो, और 10-20% मॉडिफाई या 30% थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने में किसी को भी परेशानी होती नहीं है। डेफिनेटली जी। अभी आपने सभी जानते हैं कि प्रोटीन नाम की भी एक चीज होती है। इसको थोड़ा सा एविडेंस के माध्यम से समझते हैं कि प्राइमरीली 2 तरीके के सोर्सेज हैं मान लीजिए प्रोटीन के, एक एनिमल सोर्स है और दूसरा वेजिटेबल सोर्स है, वेजिटेरियन सोर्स है। तो एनिमल में से जैसे एग आ रहा है, फिश आ रहा है, चिकन आ रहा है, ये जो मीट आ गया वो वाला आ गया। और दूसरा जो होता है दालों में जैसे माना जाता है कि भी दालों में प्रोटीन है। तो इनमें दोनों में फंडामेंटल क्या डिफरेंस है, ये साइंटिफिक एविडेंस से जानने की वजह से मैं ये सवाल क्या ये दोनों प्रोटीन फर्क है, और फर्क है तो क्या फर्क है, कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए हम ये जानना चाहेंगे। नॉन वेज प्रोटीन्स जो है ना उसको यूजुअली हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन इसलिए बिकॉज उसमें सारे ही अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। अभी अमीनो एसिड आर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जो सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनता है। ओके, ठीक है। सो इसीलिए वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। और वेजिटेरियन प्रोटीन जो है, जो आप पल्सेस है, लेंटिल्स है, दाल है जी, तो उसमें कहीं ना कहीं 1-2 अमीनो एसिड्स कम रहते हैं। ओके, इसीलिए उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। ओके, लेकिन आप अगर वो चीज को किसी और के साथ ब्लेंड करो तो इट बिकम्स कंप्लीट प्रोटीन। जैसे आप राइस और दाल को अगर साथ में लेते हो ओके, सो इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोटीन। उसमें फिर सारे ही अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, ये एक फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। ओके। सेकेंडली जो प्लांट एनिमल प्रोटीन जो है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए सो वो सिर्फ आपको प्रोटीन देगा। उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फैट रहता है। ओके। वेरेज जहाँ पे अगर आप वेज प्रोटीन पे आते हैं, ओके, सो ऑलवेज प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद कार्ब्स। ओके, ठीक है। तो अगर आप दाल ज्यादा खा रहे हैं बिकॉज आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के साथ साथ आपका कार्ब्स भी बढ़ेगा। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 bowl ऑफ दाल it gives you like 7 to 8 grams of protein, ओके, तो उसमें 17 से 20 ग्राम कार्ब्स भी होगा। ओके। और यहाँ पे अगर आप एक अंडा खा रहे हैं ओके, तो 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो सिर्फ प्रोटीन मिलेगा। ओके। सो अगर आपको आपके डाइट में प्रोटीन की जरूरत है तो यू कैन इजीली पिक दिस एंड ऐड टू योर डाइट फॉर नॉन वेजिटेरियंस। ओके। वेजिटेरियंस के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट बिकॉज प्रोटीन के साथ ही कार्ब्स आ रहा है, ओके। तो बाकी का जो कार्ब पोर्शन है वो थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी।
तो आपने जब कॉलेजेस में स्टडीज़ की होंगी या ड्यूरिंग योर एंगेजमेंट इन द हॉस्पिटल्स, एंड आपने तो बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस है, नेहा जी के साथ सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इन्होंने स्टडीज़ भी की हैं, रिसर्च भी की है, एम्प्लॉयमेंट में भी आप रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी रहे हैं और अब अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो यानी कि एक व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट के, एंगेजमेंट के जितने भी डायमेंशंस है, वो सारे डायमेंशंस एक ही व्यक्ति में आज हमारे साथ में नेहा कावा जी के रूप में मौजूद है। नेहा जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि स्टडीज़ के टाइम में हम सुनते तो बहुत है कि ये प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन के साथ कार्ब जुड़ा हुआ है, इसमें प्योर प्रोटीन है। तो ये क्या जब आपकी स्टडीज़ होती हैं तो आपको वहाँ पे लेबोरेटरी में दिखाया जाता है कि भी ये देखो ये मीट में ओनली प्रोटीन है या यहाँ पे नहीं है, ये या किताबों में क्योंकि लिखा हुआ है इस वजह से हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है? सो लाइक जो कोर्स मैंने किया है फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, देखा नहीं है ऐसे, बट पढ़ा हुआ है कि क्या चेन ऑफ एटम से बनता है, कैसे एसिमुलेट होता है, कैसे यूज होता है। बाकी देखा नहीं है माइक्रोस्कोप में कि कभी किसी लेबोरेटरी में मूंग की दाल को पीस के दिखाया हो कि भाई देखो। आई थिंक वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट शायद वो जानते रहेंगे बेटर। ओके कि भाई अदरवाइज कंपैरिजन के लिए देखो ये माइक्रोस्कोप के नीचे अंडा रखा हुआ है और या जो भी माइक्रोस्कोप हो या जो भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें ये स्ट्रक्चर इसके अंदर है और ये देखो ये दाल है, इसमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये देखो ये प्रोटीन पड़ा हुआ है और ये इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पड़ा हुआ है। नहीं, तो ये सारी चीजें या मोटे तौर पे देख, क्योंकि मेरी कुछ और लोगों से भी बात हो रही थी, एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रविंद्र, जो हमारे साथ कभी इंटरेक्ट करते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, बहुत जाने माने। तो मैंने भी उनसे यही पूछा, वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं लेबोरेटरी देखा तो नहीं है लेकिन हमें ये पढ़ा हुआ है। क्योंकि दर्शकों की मन में भी ये जानने की इच्छा होगी कि अरहर का प्रोटीन और मूंग का प्रोटीन क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? क्या मान लो मैं जीवन भर अरहर ही खानी है या मूंग ही खानी है, क्या वेदर दैट कैन बी डन? या ओनली अगर फर्स्ट क्लास प्रोटीन खाना है तो क्या रोज रोज अंडा खाया जा सकता है? इसके विषय में आपका क्या विचार है? ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। इफ यू थिंक अरहर की दाल आपको रोज जम रही है, आप पसंद करते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, बट हम कोशिश ये करते हैं कि जितना आप वर्सैलिटी लाइए आपके डाइट में, जितने अलग अलग खाने आप इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट विल ऐड मोर न्यूट्रिएंट्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन जो दूसरे विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर है। जैसे मूंग की दाल में फाइबर कंटेंट ज्यादा होगा बिकॉज हम स्किन के साथ खाते हैं, अगर चिल्टी मूंग दाल खा रहे हैं तो। सो जितना आप वेराइटी ऐड कर सके उतना करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हर एक खाने में कुछ ना कुछ आपको एक्सक्लूसिवनेस मिलेगा। और एग वी यूजुअली रेकमेंड कि जो नॉन वेजिटेरियंस है वो भी एवरीडे नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन एग इज समथिंग वेरी इजी एंड क्विक टू कुक। सो हम यूजुअली नॉन वेजिटेरियंस को इतना रेकमेंड करते हैं कि अगर आप एग एवरीडे खा सको, बिकॉज इट इज क्विक एंड मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप खा सकते हो वैसे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था बिकॉज कहीं अपने पर्सनल फ्लेवर भी आ जाते हैं। मुझे अगर एक ही चीज कई दिन तक भी खाते रहे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई दाल खा रहे हैं, मुझे ये याद भी नहीं रहता बहुत बार कि मैंने सुबह अरहर खाई थी कि मूंग खाई थी। तो इस दृष्टि से मैं देख रहा था कि मेरे जैसे अगर बहुत सारे दर्शक भी हैं तो क्या अगर वो पर्सनल प्रेफरेंस इज वन पार्ट, बट हेल्थ की दृष्टि पे नेहा जी का ये कहना है कि बदल बदल के खाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही होगा। सो डेफिनेटली मतलब जो अलग कलर रहते हैं ना खाने के, सो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन इट। मेजॉरिटी टाइम जो विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं वही कलर देते हैं। तो जैसे फ्रूट्स की भी बात कर ले तो हर एक फ्रूट का अलग कलर इसीलिए है बिकॉज उसमें अलग विटामिन्स एंड मिनरल्स है। सो अगर आप एवरीडे से आप बनाना खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, सो व्हाइट्स खा रहे हैं, ठीक है, सो ट्राई टू ऐड मोर कलर्स। मेरा सवाल मैं फ्रूट पे आने वाला था, वो आपने खुद ही पिकअप कर लिया। तो यानी कि अगर हम कुछ लिखी हुई बातें करते हैं या किन्हीं लोगों को सुनते हैं, खासकर से जब लिवर हेल्थ के ऊपर बात आती है, तो वो यही कहते हैं कि फ्रूट आपको नहीं खाने चाहिए क्योंकि सब में फ्रक्टोज होता है। तो मेरा भी सवाल, क्योंकि हम भी कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, इसी वजह से ये पॉडकास्ट सीरीज हमने शुरू की है कि अगर सभी फ्रूट में फ्रक्टोज है तो इतने, जैसे यहाँ पे एक दिन मुझे मेरा फ्रूट वाला ये स्ट्रॉबेरीज मुझे दे रहा था, स्ट्रॉबेरीज नहीं ब्लूबेरीज दे रहा था, अभी वो 1800 रुपये किलो है और खरबूजा हमारा 30-40 रुपये किलो आ जाता है।
तो लेकिन पर्पस यही है कि आप जितना ज़्यादा वैरायटी खाएंगे वही, अगर सब में फ्रक्टोज होता तो फिर सबसे सस्ता वाला हमें खा लेना चाहिए। सो आई वुड से कि अगर आप सारी चीज़ें बैलेंस में खा रहे हैं ना, तो फ्रक्टोज शुगर मतलब दिक्कत नहीं है, अनलेस आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, आपकी शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है। हम तो डायबिटिक्स को भी फ्रूट देते हैं जी, लेकिन कौन से टाइम पे खाना है, किस चीज के साथ खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप ऑरेंज खा रहे हैं तो एज अ फ्रूट ऑरेंज खा रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन उसी का जूस निकाल के पी रहे हैं तो ठीक नहीं है, बिकॉज आपका फाइबर चला गया तो वो जो भी फ्रक्टोज शुगर है वो शूट होता है। सो जितना शुगर स्पाइक देगा उतना इंसुलिन स्पाइक देगा, जितना इंसुलिन स्पाइक देगा उतना आपका फैट एक्यूमुलेट होगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम कोशिश करते हैं कि भाई जो भी आप खा रहे हो इसका स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी होना चाहिए, सो दैट आप जैसे जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं आपके डे टू डे लाइफ में तो वो ग्रेजुअली रिलीज हो रहा है और ग्रेजुअली यूज हो रहा है, कुछ जमा नहीं हो रहा है बेसिकली। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और कोई कमेंट है तो ज़रूर दीजिए। नेहा जी भी इस पॉडकास्ट को ज़रूर मॉनिटर करेंगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए। हम नेहा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खुद ही इसका आपके जो आंसर्स हैं सवाल के वो ज़रूर देंगी। और मैं अब नेहा जी से रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी के बिहाफ पे कि कोई रूटीन एक व्यक्ति को जो हेल्दी है, अभी जिसको कोई कंडीशन नहीं है, जिससे कि ये कंडीशन ख़राब ना हो, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए 60-65 के आसपास किसी का वजन है तो उन सबको ये लगता है कि मेरा तो वजन ठीक ही है, मुझे जीवन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जैसा आपका भी एक्सपीरियंस यही होगा कि लोगों को ध्यान ही तब आता है जब सेहत गड़बड़ हो जाती है, फिर उसको ठीक करने के लिए चलते हैं। तो आपकी ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस होगी कि सेहत खराब ही ना हो, जहां पे आप 60-65 के अगर आसपास बैठे हुए हैं कहीं पे, तो वो डिटेरियोरेट ना हो। और अगर अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन ना है, जैसे अगर आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि भाई अगर किसी को डायबिटिक है तो ये करेक्शन करना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे, तो अगर हेल्थ मोटे तौर पे ठीक है तो क्या खराब ना हो, इसके लिए कोई रूटीन आप सजेस्ट करना चाहेंगे? डेफिनेटली। सो जब भी आप खाना खाते हैं ना तो फर्स्ट चीज ये है कि आपका ध्यान होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके प्लेट में क्या सर्व किया दिया है, ये सबसे पहली चीज। स्क्रीन देखते देखते खाना नहीं खाना है, आपका पूरा फोकस खाने पे होना चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करके खा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस ही देगा। सेकेंड चीज जो हम बात करते हैं, पोर्शन कंट्रोल एंड बैलेंस्ड मील, ये होना बहुत ज़रूरी है। आपके खाने में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा फैट है। सो अगर हम इंडियन ट्रेडिशनल मील की बात करें तो सब्जी, रोटी, दाल, राइस, सैलेड, ठीक है, ये इतनी चीजें हैं। सो इनमें से आपको प्रोटीन दाल में से आ रहा है, सिर्फ दाल में से, बाकी सारे समवेयर कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्स है। सो आप दाल मिस नहीं कर सकते हैं आपके डाइट में। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप टिफिन लेके जाते हैं तो दाल कैसे लेके जाए, सो आप स्प्राउट्स का सैलेड लेके जाइए, देखिए वो दाल को आप कैसे यूज कर सकते हैं। या तो सैलेड के तौर पे यूज कर सकते हैं, या मूंग दाल पाउडर आप रोटी में डाल के खाइए, या सत्तू वगैरह कुछ ऐड कीजिए आपके मील में। सो प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा इंडियन मील जो है वो प्रोटीन में काफ़ी हद तक कम रहता है। इसीलिए आप सुनते हैं कि लोग बस प्रोटीन 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 बात करते हैं। तो खाने को एनालाइज कीजिए, देखिए हर एक मील में प्रोटीन आना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ब्रेकफास्ट विथ 1 एग, जो भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, उपमा, इडली, डोसा, जो भी खा रहे हैं, 1 और 2 एग ऐड कर लीजिए। वेजिटेरियंस के लिए बोल ऑफ स्प्राउट्स ऐड कर दीजिए, या कर्ड ऐड कर लीजिए, तो आपका प्रोटीन वहाँ से आ गया। सो मील्स ध्यान से खाने हैं, देखना है कि भाई इसमें प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, कार्ब्स कहाँ से आ रहा है। सो हमारा इंडियन मील काफ़ी ही सिंपल है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी खा रहे हैं जस्ट एनालाइज करके खाइए कि ये मेरा कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन और ये हेल्दी फैट। कितने मील्स दिन में लेने चाहिए? सो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी लेवल्स क्या है। जैसे अगर आपका काम फर्स्ट हाफ में ज़्यादा एक्टिव है, आपको ऐसे लगता है आपका चलना फिरना फर्स्ट हाफ में ज़्यादा होता है, सो आप मेजॉरिटी ऑफ द मील्स आपके फर्स्ट हाफ में रखिए। शाम होते ही आपका बैठ के काम ज़्यादा हो गया, या आप ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड में रहते हैं, तो वहाँ पे बार बार बॉडी को फीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एनर्जी जो खाना जनरेट करेगा आपके बॉडी में, वो यूज़ करने के लिए आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है।
तो वो फैट में जमा हो जाएगा। ओके। सो आप किसी का इवनिंग ज्यादा एक्टिव होता है, जैसे शाम को वर्कआउट पे अगर कोई जा रहा है जी तो फिर उनके शाम के मील्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जी। फिर फर्स्ट हाफ में वो थोड़े रिलैक्स्ड रहते हैं, रेस्टेड फेज में रहते हैं, तो वहां पे कम मील्स रख सकते हैं जी। सो आपके एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से दिन में 4 से 5 मील आप रख सकते हैं। सो मेजर मील्स आर योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड इन बिटवीन आपके एक्टिविटी के हिसाब से आप मिड मील्स ऐड कर सकते हैं विच आर ऑप्शनल। अगर किसी को फ्रूट खाना है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए तो कहाँ पे खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, तो फ्रूट का समावेश कहाँ पे होना चाहिए? सलाद तो आपने बता दिया कि लंच में या डिनर में आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। फ्रूट आई वुड से इट इज अ बेस्ट इफ टेकन एज स्नैक। ठीक है, स्नैक के टाइम पे अगर आप फ्रूट लीजिए तो वो हेल्दी है, उसमें विटामिन, मिनरल्स, रिक्वायर्ड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जहाँ पे ना ज्यादा है ना कम है। ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप प्लेट भर के फ्रूट खा रहे हैं तो वो भी गलत है। सो एट अ टाइम आई वुड से 150 to 200 का जो सर्विंग साइज होता है फ्रूट का, दैट इज मोर देन इनफ। उसके साथ थोड़ा सा आप नट्स एंड सीड्स ऐड करिए, तो वो जो हम फ्रुक्टोज की बात कर रहे थे तो वो थोड़ा कंट्रोल में रह जाएगा। सो नट्स एंड सीड्स फ्रूट के साथ खाने की आदत बनाइए, सो देन फ्रूट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स। ओके, हाउ अबाउट जूसेस? फ्रूट जूस हो या वेजिटेबल जूसेस हो, इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? और इसको अगर आप साइंटिफिक तड़का इसमें लगाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जूसेस, फ्रूट जूसेस मतलब मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ किसी के भी लिए, बच्चे हो, बड़े हो, डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक, बिकॉज जैसे हम संतरा खाते हैं तो एक टाइम पे आप एक ऑरेंज खाएंगे जी, लेकिन अगर मुझे आपको जूस देना है एक ग्लास तो आप मुझे 4 से 5 संतरे लगेंगे। हाँ, ये भी बात है। सो कन्वर्जन ऑफ दैट फ्रुक्टोज शुगर, वो एक संतरा आप एक खाओगे, बहुत ज्यादा भूख लगी रहेगी तो 2, उससे ज्यादा आप नहीं खाओगे, नहीं खा पाएंगे। लेकिन यहाँ जूस में 4 से 5 संतरे आराम से आप पी जाओगे जी। सो वो शुगर अगेन के इन द प्रोसेस ऑफ जूसिंग आपके विटामिन लॉस्ट हुए, स्ट्रेन करते हो तो आपका फाइबर निकल गया, सो आपको बेसिकली सिर्फ शुगर ही मिल रहा है, एक होल फूड आपको नहीं मिल पाया है। तो यानी कि आप जो न्यूट्रिएंट कहें, मैक्रो हो माइक्रो हो, कुछ ना कुछ छूट जाता है और आप आधा अधूरा खा रहे हो, जिसकी वजह से डैमेज मतलब रिक्वायर्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली। हाउ अबाउट वेजिटेबल जूसेस? वेजिटेबल जूसेस यूजुअली मैं रेकमेंड करती हूँ बीटरूट जूसेस लेना बिफोर वर्कआउट अगर वो जा रहे हैं, बिकॉज उनको जो बूस्ट चाहिए रहता है ना, सो बीटरूट में जो नाइट्रिक ऑक्साइड करता है वो एक रश देता है। सो आई यूजुअली रेकमेंड बीटरूट जूस। उसके अलावा पर्सनली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करती हूँ वेजिटेबल जूसेस का भी। अगर कोई क्लाइंट्स पहले से ही लेते हैं, उनको पसंद है, उनको उसके हेल्थ बेनिफिट्स फील होते हैं, देन आई आस्क देम टू कंटिन्यू। अदरवाइज मेरे रिकमेंडेशन में सिर्फ बीटरूट जूस आता है, दैट 200 ml एक शॉट लेना है। ओके, ये तो हो गई अभी तक बहुत सारी हमने अच्छी अच्छी बातें की। अब एक जो कंसेप्ट है नेहा जी, अब थोड़ा सा हायर साइड में जाते हुए, वेट लॉस हम सभी जानते हैं, मतलब हमारा एक अलग बात है, बट जो भी लिखा गया है वो ऐसा माना जाता है कि कैलोरी डेफिसिट में आपको होना ही चाहिए। ये एक शब्द ऐसा है कैलोरी, मुझे सबसे पहले तो यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि क्या आपके पढ़ाई के ज़माने में कॉलेज की जो लेबोरेटरीज है, आपकी पढ़ाई, मुझे लगता है जहाँ पे आपने पढ़ाई किया है, जुहू में जो कॉलेज है, वो हिंदुस्तान का न्यूट्रिशन के मामले में तो नंबर 1 उसकी जो रैंकिंग है होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहाँ पे मेरा काफ़ी आना जाना हुआ, वहाँ के प्रोफेसर्स से भी मेरी हाई हेलो है, और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी वहाँ पे अटेंड करता हूँ। तो वहाँ पे क्या कैलोरी मेजरमेंट आपने कभी किया कि कोई मशीन है जिसके अंदर आपने समोसा रखा, कि आपके प्रोफेसर्स ने आपको बताया हो, आपकी लेबोरेटरी ने वहाँ पे बताया हो कि भाई ये बॉम्ब कैलोरी मीटर है या एक्स कैलोरी मीटर है या वाई मशीन है या जेड मशीन है, इसमें आप समोसा रखिए और उसके बाद में आपका जो मेजरमेंट है, समोसे में कितनी कैलोरी है वो मिल जाती हैं, या फ्राइज में कितनी कैलोरीज है वो मिल जाती हैं, या आलू पराठा उसमें रखा तो कितनी कैलोरीज है मिल जाती हैं। क्या आपके यहाँ पे करिकुलम में जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उनमें इस टाइप की कोई चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है या बताया गया है? लेबोरेटरी में तो नहीं किया है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे ना कि एक समोसा, तो समोसे की साइज ही सारे जगह पे अलग अलग है जी।
सो हम डेफिनेटली कैलोरी देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं, जैसे जी। समोसा बनने में जो जो चीजें गई है, जी। सो उसका एक कन्वर्जन दिया है। जैसे Okay. अगर 10 ग्राम ऑफ फैट है, Okay. सो उसकी कैलोरीज कितनी होती है? Okay. 1 ग्राम ऑफ फैट इज 9 कैलोरीज, Okay. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4 किलो कैलोरीज। ओके। सो वैसे जो कन्वर्जन दिया है उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है कि भाई Okay. अगर समोसे में इतना ग्राम फैट है, इतना ग्राम मैदा है, इतना ग्राम पोटैटो है, तो वो सब फूड की एक कैलोरी एक्सचेंज ओके। बुक है ओके। जो हम रेफर करते हैं, उसको कैलोरीज में रेडी कन्वर्ट, रेकनर है। या ओके। सो उसको हम कन्वर्ट करते हैं कैलोरीज में और आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली ये फूड में कितनी कैलोरीज होगी। ओके। और रही बात कैलोरी डेफिसिट की, सो अगर आपको जैसे थियरी बोलती है कि अगर आपका कैलोरी कंजम्पशन 500 है, ओके। सॉरी से 1000 है, ओके। ठीक है, और आपको अगर वेट कम करना है तो आप -500 कीजिए, ओके। ठीक है। सो 1000 में से 500 गया तो 500, लेकिन 500 कैलोरीज में आपके बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल नहीं कर सकते हो। ओके। सो एक वेरी लो कैलोरी डाइट भी आता है जो 900 किलो कैलोरी से नीचे नहीं हो सकता है। ओके। और वो वेरी लो कैलोरी डाइट आपको 1 वीक से ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, ओके। बिकॉज वो 900 कैलोरीज में भी योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट। ओके। फिर अगर आप वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो बॉडी को, ओके। तो फिर वेट लॉस करके या कुछ भी करके मतलब नहीं है, स्केलेटन रह जाओगे। हाँ, बिकॉज नहीं, और आपका बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगा। ओके। लाइक आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो जो विटामिन, मिनरल्स, एनर्जी चाहिए, वो अगर आप दे ही नहीं रहे हो तो इंजन ही खराब हो गया। हाँ, मेटाबॉलिज्म इज इंजन ऑफ योर बॉडी, राइट? सो अगर आप इंजन को फ्यूल ही नहीं दे रहे हो तो वो तो काम ही नहीं करने वाला। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैलोरीज, आई फील पीपल शुड फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ मील, कि क्या खा रहे हैं, कौन से टाइम पे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, एंड क्या कॉम्बिनेशन के साथ खा रहे हैं। ओह, वेरी नाइस। कुछ कॉम्बिनेशंस आप ऐसे बताना चाहेंगे जो कॉमन लोग मिस्टेक कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस में, कि अगर वो कॉम्बिनेशन को ठीक कर दे तो भले बेनिफिट हो ना हो, लेकिन फर्दर डैमेज होने से बच जाने की उम्मीद है? सो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि खाने के साथ फ्रूट खा लेते हैं। ओके। ठीक है, सो खाना आपका सफिशिएंट होता है कार्ब्स में। ओके। सो आप और एक ऐसा मील ऐड कर, लाइक और एक ऐसी चीज ऐड कर रहे हो विच इज अगेन कार्बोहाइड्रेट। ओके। ऑलरेडी इंडियन मील कार्बोहाइड्रेट में हेवी है, रिच है, ओके। और एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आप ऐड कर रहे हो, तो वो एक प्रैक्टिस मुझे कहीं ना कहीं लगती है छोड़ देनी चाहिए। ओके। स्वीट्स, ओके। लाइक काफी सारे फैमिली में मील्स के साथ स्वीट्स कंपलसरी होते हैं, ओके। कि स्वीट होता ही है। सो वो एक एडिशनल डैमेज कर रहे हो आप आपके मील को। ओके। सो रादर देन आपका मील जो डेफिशिएंट है आप उस पे ही फोकस करिए, ओके, जो है प्रोटीन। ओके, ओके, वेरी नाइस। तो मोटे बहुत ही खूबसूरती से आपने इतने बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है कि फ्रूट स्नैक के टाइम में आपको लेना है, और फूड के बारे में भी नेहा जी ने बताया है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सैलड, ये आपके मील को एक बैलेंस्ड मील बनाता है। Yes. ये कहना बहुत मतलब बड़ा आसान हो जाता है, बैलेंस्ड मील खाओ जी, बैलेंस्ड मील, लेकिन बहुत सारे लोग बताते नहीं है बैलेंस्ड मील का मतलब क्या। लेकिन नेहा जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि ये जो आपकी थाली बनती है ये बैलेंस्ड मील होती है, और फ्रूट आपको स्नैक की जगह पे खाने चाहिए। और अगर स्वीट खाने का मन है तो आपने ये तो जरूर कहा कि खाने के साथ नहीं खानी है, तो उसका क्या करें? सो अगेन आपकी एक्टिविटी लेवल्स, ओके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिव है, जहाँ पे वो स्वीट्स जो कैलोरीज दे रहा है वो आपको यूटिलाइज हो। फॉर एग्जाम्पल हम जूसेस, फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स को कभी मना नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज अगर वो फील्ड पे जा रहे हैं तो दे नीड इंस्टेंट एनर्जी। ओके, जो जूस जो एनर्जी उनको दे रहा है वो यूज हो जाएगा। ओके, सो जब भी वो चीज यूज होने वाली है तो हम डेफिनेटली देंगे। ओके। सो मेरे क्लाइंट्स को मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि स्वीट्स अगर खानी है तो वॉक पे जाने के पहले खाइए, सो दैट वॉकिंग के टाइम या यूटिलाइज हो जाए, या तो फिर आप वॉकिंग पे आने के बाद खाइए, सो दैट आपका बॉडी ऑलरेडी लो ऑन एनर्जी है तो थोड़ा बूस्ट मिल जाए। ओके, और मतलब डैमेजेस नहीं होंगे बल्कि आपको आनंद भी आ जाए, हेल्प भी आ जाएगा। और क्रेविंग्स होती है, लाइक सबका एक काफी लोगों को स्वीट टूथ होता है, पसंद भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि हेल्दी ईटिंग में स्वीट्स अलाउड ही नहीं है, लेकिन आप हर एक दिन नहीं खा सकते हैं। अगर आदत और क्रेविंग, ये दो चीज में भी बहुत फर्क होता है। ओके, आपने भी अभी प्रोटीन का जिक्र किया जस्ट पहले वाले सेंटेंस में, और ये भी
बहुत ज़्यादा सुना जाता रहा है कि इंडिया इज़ अ प्रोटीन डेफिसिट कंट्री। आपका इसके विषय में क्या कहना है? इसकी क्या एविडेंसेस है? ये कहाँ से चीज़ आ रही है? ऐसा क्यों माना जाता रहा है कि क्या ये अचानक से इंडिया प्रोटीन डेफिसिट हो गया या पहले से चलता आ रहा है? और इसका क्या उपाय हो सकता है जो हर हाउस होल्ड कर सके, जिससे 5-5 हज़ार के डब्बे अगर किसी को बेचने का एजेंडा है तो वो कहीं दूर रह जाए, एक नॉर्मल तरीके से हमारा जो सो कॉल्ड प्रोटीन है उसका कंजम्पशन भी पूरा हो जाए। तो पहले क्या वास्तव में इंडिया प्रोटीन डेफिसिट है? ये अभी हो गया कि हमेशा से चलता आया है? और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और हमें इसको डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इंडिया की तो पूरे इंडिया पे नहीं कमेंट करूंगी, लेकिन आई नो इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। लेकिन मेरे क्लाइंट्स जो है ना, वो 100% प्रोटीन डेफिशिएंट ही आते हैं मेरे पास। ओके। बिकॉज जो सिस्टम है, लाइक टिफिन में सिर्फ सब्जी रोटी लेके जाना, ओके। बिकॉज कन्वीनियंस नहीं है दाल Oh. लेके जाने में या दही लेके जाने में, तो जो वर्किंग क्लास है वो वहां पे अटक जाता है कि भाई सिर्फ सब्जी रोटी ही लेके जाते हैं हम। ओके। और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेजिटेरियन मील्स ही खाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। Okay. जैसे आप नॉन वेजिटेरियंस जो होंगे, काफी कम मुझे हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस मिलते हैं जो बोलते हैं हम एवरीडे नॉनवेज खाते हैं। ओके। सो नॉन वेजिटेरियंस भी हफ्ते में 3 ही बार खाते हैं। ओके। तो अगर आप वो प्रोटीन का एवरेज निकालो उनके डाइट में, ओके। सो दैट इज अगेन वेरी मिनिमम। ओके। तो दैट अगेन मेक्स हिज एंटायर डाइट कार्बोहाइड्रेट डेंस। ओके। सो नॉन वेजिटेरियंस भी रोज प्रोटीन नहीं खा रहे हैं। ओके। तो उस वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी हर एक इंसान के इसमें है, और जो खा रहे हैं वो इतना खा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कहाँ पे स्टॉप करना है। ओके। सो वो भी एक इशू है। ओके। सो प्रोटीन के लिए लेके काफी सारे मिथ्स है, काफी सारी चीजें हैं जिनको क्लैरिटी ही नहीं है, Okay. अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि Okay. सब कॉन्ट्राइंडिकेटिंग है। कोई Okay. बोलता है प्रोटीन खाओ, कोई बोलता है प्रोटीन मत खाओ। ओके। काफी लोग ऐसे भी आते हैं कह रहे मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, ओके। मैं प्रोटीन लूंगा तो किडनी खराब हो जाएगी। ओके। सो इन सिंपल टर्म्स अगर मुझे पुट इन करना है, अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट खाने से फुलफिल नहीं हो रहा है, सो यू कैन चूज टू add some supplement ओके। which is giving you consistent protein ओके। intake. ओके। अगर आप फूड से कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं खाने से प्रोटीन नहीं हो रहा है, सो आप हेल्प ऑफ द सप्लीमेंट ले सकते हैं। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है, क्योंकि जिन लोगों का वजन बढ़ा होता है, घुटने में दर्द है, उनका कहीं ना कहीं यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ होता है, और बॉडी की और जो वाइटल फंक्शंस हैं जैसे मान लीजिए किडनी है या लिवर है, तो उसमें भी कुछ फंक्शंस में कमी हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, फिर उनको कह दिया जाता है कि आपको प्रोटीन नहीं लेना ही नहीं है, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो पनीर हो, और चाहे वो दालें हो। राइट। इसके विषय में आपका क्या कहना है? यूरिक एसिड लाइक इट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्यूरिन। ओके। ठीक है। सो वो विद एज या तो कम हो जाता है या तो आपका बॉडी वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है, दैट इज यूरिक एसिड। ठीक है। सो डॉक्टर्स के लिए बहुत सिंपल होता है कि भाई आप दाल वगैरह मत खाओ, बिकॉज उनको नहीं चाहिए उनके पेशेंट को पेन हो। ओके। लेकिन जब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि उनको प्रोटीन कैसे खाना है। ओके। नॉनवेज भी खा सकते हैं, इनफैक्ट वो वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। ओके। लेकिन कैसे, कौन से टाइम पे, कितना पानी पीना है, आप देखेंगे यूरिक एसिड का जो ट्रिगर होता है ना जी। बिकॉज डॉक्टर के पास वो दवाई लेके आ जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास फिर से नहीं जाते हैं जी। लेकिन हमारे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है विद यूरिक एसिड, सो वो एवरी 10 डेज या 15 डेज फॉलोअप के लिए आता है। ओके। तो जब भी हमारा उनके साथ कॉन्वर्सेशन होता है तो वी सी के उनको जब भी वो एग्रीवेट होता है पेन, दैट इज वेरी लेस रिलेटेड टू प्रोटीन। लेकिन जब भी उनका ब्रेड इंटेक बढ़ता है, शुगर इंटेक बढ़ता है, एरेटेड ड्रिंक्स वो ज्यादा पीते हैं, सो ये सब चीजें ज्यादा ट्रिगर करती है। मैदा ज्यादा ट्रिगर करता है यूरिक एसिड को रादर देन ईटिंग प्रोटीन। प्रोटीन तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस में, हॉर्मोन्स में, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए कितनी सारी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। बिल्कुल। अगर आप प्रोटीन हटा दोगे सिर्फ यूरिक एसिड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी सारे फंक्शंस कैसे चलेंगे जी। सो इन दैट केस वी टेल देम कि भाई आप प्रोटीन ले लो, बट वी ग्रेजुअली स्टार्ट। अगर एक बार वो डॉक्टर के पास जाके आए हैं तो हम ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं विद लोएस्ट अब्सॉर्ब
प्रोटीन, सॉरी हाईली अब्जॉर्ब प्रोटीन, दैट इज मूंग प्रोटीन से चालू करते हैं, देखते हैं 10-15 दिन उनका कैसा है। फिर धीरे धीरे करके सारी चीजें, एलिमिनेशन डाइट बेसिकली करते हैं कि पहले सारा एलिमिनेट कर देते हैं, फिर एक एक री इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर देखते हैं कि बॉडी कितना अब्जॉर्ब कर रहा है। और उनको पर्सनली बोलते हैं कि आपको वॉच आउट करना है कि आपको कौन से खाने से बढ़ता है। यूजुअली खट्टा खाना भी मना कर देते हैं, जैसे नींबू है, टमाटर है, कोकम है, ये सब, इमली वगैरह उनको मना कर देते हैं डॉक्टर्स की ये सब मत खाइए। लेकिन हर एक पेशेंट को ये सब चीज एलर्जी, मतलब यूरिक एसिड अटैक नहीं देती है। किसी किसी को सिर्फ कोकम से देती है, किसी किसी को सिर्फ इमली से देखती है। सो वी टीच देम कि आप आपके लिए एनालाइज कीजिए, बिकॉज ये इंडिविजुअलिस्टिक है। सो आपको आपके लेवल पे क्या चीज करना है आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज वेयर वी कम इन, दैट वी गिव यू योर पर्सनलाइज्ड एडवाइस फॉर यू कि आपकी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है और क्या अवॉइड करना है जी। क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पास कुछ खाने के लिए ही नहीं बचेगा। थैंक यू सो मच। बुरा ना लगे किसी को, द पर्पस इज, जो नेहा जी ने बहुत सही बात कही कि जो डॉक्टर साहब होते हैं उनका एक्सपर्टीज है मेडिसिन पे और सर्जरी पे। और वो ये जब बातें कहते हैं दाल मत खाओ या ये मत खाओ, तो फिर खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए अगर कुछ इस टाइप की चीज़ है तो मेरा मेडिकल फ्रेटर्निटी से सभी से कहना है कि डाइटिशियन के पास भेजें, जो अपनी दवा ज़रूर बताएं, लेकिन खाने के विषय में जो आपका एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, नहीं बताना चाहिए और किसी डाइट एक्सपर्ट के पास भेजना चाहिए कि भाई वहाँ जाके आप लें, जहाँ पे कि आप, जो आपने कहा कि रेगुलर बेसिस पे आपका इंटरेक्शन होता है, फिर आप उनको एनालाइज करते हो, मॉनिटर करते हो, जो मेडिकल में इस टाइप की चीज़ होती नहीं, क्योंकि उनका ये करिकुलम भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है, एजुकेशन भी होता नहीं है। तो नेहा जी, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आप किस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हमारे किसी दर्शक को आपके पास आने का मन है तो आप थोड़ा बताएं मोटे तौर पे आप क्या करते हैं, जिससे उनको एक अंदाज़ा लगे कि मैं नेहा जी के पास जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे ये ट्रीटमेंट मिलेगा, मुझे ये करना होगा और नेहा जी से मुझे ये सपोर्ट मिलेगा। तो अपने बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताएं। सो मैं नेशनली रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ, नेहा कावा। प्रैक्टिस करती हूँ मुंबई कांदिवली वेस्ट में। 15 साल से मेरा प्रैक्टिस है। सो आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, मैं आपको ज़रूर मदद कर सकती हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने में और आपको जो तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए वहाँ तक पहुँचाने में। सो 3 मंथ्स के प्रोग्राम होते हैं मेरे, जो मैं यूजुअली बोलती हूँ लाइफस्टाइल डिजीज़ रिवर्सल प्रोग्राम। लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो आपको, जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर डिजीज़, अल्कोहलिक लिवर, हार्मोनल इशू, पीसीओडी, ऐसा जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है उसको विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम रिवर्स कर सकते हैं। जो 3 मंथ्स का प्रोग्राम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मैं वर्क करती हूँ। सो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल है नेहा कावा न्यूट्रिशनिस्ट, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बायो में आप देखेंगे मेरा क्लिनिक का एड्रेस सुधीर जी आपको डाल देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ये अब बताने के लिए। अभी फाइनली जो अब एक्चुअली मैं आपके जो आप बता रहे हो उसी में से क्वेश्चन लेके आपके सामने कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूँ। आपने जो कुछ हेल्थ इश्यूज बताए, जैसे डायबिटीज़ एक है, आज की डेट में डायबिटीज़ इज बिकमिंग, इंडिया इज बिकमिंग ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। NAFLD इसका नाम भी अभी कुछ चेंज कर दिया है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है वो होता है। या बहुत सारे जो लोग हैं वो हाइपोथायराइडिज्म से भी परेशान है, 300 mcg तक की गोली लेते हैं, 30 साल से वो ले रहे हैं। तो आपने इस तरीके के मेडिकल डिफ़िकल्टीज से परेशान अगर कोई लोग आपके पास आए हैं पास्ट में, तो आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन में ख़त्म हो जाता है? अगर मान लीजिए इसको कहें कि अधिकतर लोग जब आते हैं तो जो फैटी लिवर है वो ग्रेड 3+ का हो जाता है, तो ये कितने दिन में इसको ठीक हो जाने की, या रिवर्स होता है या ठीक हो जाता है, ठीक होता है तो कितने समय में ये हो जाता है? सो डायबिटीज की बात करें तो रिसेंटली डिटेक्टेड अगर होगा, जैसे HbA1c अगर 7-8 तक है, सो उसको 3 मंथ्स में हम रिवर्स कर सकते हैं और उसको नॉन डायबिटिक बन सकता है। ओके। एंड जितना HbA1c ज्यादा है उतना प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। लिवर अगर ग्रेड 3 फैटी लिवर तक है तो डेफिनेटली उसको 1 साल जितना लगता है टू गेट इन द सेफ जोन। ओके। सो जितना आपका क्रॉनिक कंडीशन है उतना रिवर्सल
प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, बट डेफिनेटली अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर वर्क कर रहे हैं इन अ राइट वे, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करनी है या क्विक रिजल्ट्स के लिए नहीं है हम। जैसे ही आज लाइफस्टाइल में चेंजेस करके वो हमें अचीव करना है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पहुंच गए फिर सब छोड़ दो जी। चीजें वैसी करनी है जो आप लाइफ लॉन्ग कर सके। ओके, तो ये दो, हाइपोथायराइडिज्म और एक जो दूसरा इश्यू होता है अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल या बीपी वाला जो हेल्थ एस्पेक्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। सो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर काफी मैनेजेबल है बिकॉज इनविजिबल सॉल्ट इनटेक हम बहुत बार लेते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट आप देखेंगे ना, सो उनको डॉक्टर बताते हैं आपको नमक कम करना है जी, लेकिन फिर अचार, पापड़, ब्रेड, बिस्किट ये सब चलता ही रहता है जहाँ से इनविजिबल सॉल्ट काफी हद तक आता है। ओके, सो हमारा काम वहां पे है कि भाई अवेयरनेस ये करना कि ये सब भी सॉल्ट ही है जी। आप सोडा, इनो वगैरह जो खाने में यूज करते हैं वो भी एक किस्म का सॉल्ट है जी। सो उनको इनविजिबल सॉल्ट के बारे में गाइड करते हैं हम कि कैसे वो सब पुल डाउन करना है। एंड कुछ फूड जैसे मैंने आपको बोला बीटरूट जो आपका वेसल डायलेट करने में हेल्प करता है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो ऐसे काफी सारे फूड्स है जो हम कोशिश करते हैं उनके डाइट में ऐड करने के लिए, जिस तरीके से नेचुरली उनका बॉडी ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल कर सके। एंड फिर डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से उनको बताते हैं कि आप मेडिसिन का जो भी ऑल्टरेशन करना है वो आप डॉक्टर से कनेक्ट करके कीजिए। और थायराइड के ज़्यादा करके केसेस मैं देखती हूँ जो इन्फ्लेमेशन रिलेटेड होता है। सो फर्स्ट टास्क हमारा वही होता है कि कैसे इनकी इन्फ्लेमेशन एकदम डाउन करें, कैसे इनका, बिकॉज थायराइड इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। तो जैसे मेटाबॉलिज्म ड्रॉप करता है तो आप वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हो, तो उनके साथ वेट लॉस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हार्मोन बैलेंस करके वेट लॉस अचीव करके देन अगेन मेडिसिन को हम हाथ नहीं लगाते हैं, वी टेल देम टू चेक विद देयर डॉक्टर बिकॉज वो हमारा एक्सपर्टीज नहीं है। ओके, आपकी बातें इतनी खूबसूरत है नेहा जी कि आप जो बताते हो उसमें से मेरे मन में एक सवाल आ जाता है, बंद करते करते भी एक सवाल और निकल के आता है। ये जो आजकल एक बहुत चीज़ चलती है जिसको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, तो एक तो ये दो चीज़ हो गई, और दूसरा एक कांजी के बारे में आपने भी सुना होगा। तो ये कांजी और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं? क्या दही का भी कोई रोल होता है? कांजी का क्या रोल है? और ये क्या सही समय होता है इनको लेने के लिए? ये लेना सेफ भी होता है कि नहीं होता है? कर्ड क्या है? योगर्ट क्या है? तो ये सारी चीज़ें, इस पे मोटे तौर पे ये आखिरी सवाल, इस पे आप अगर होलिस्टिकली आंसर देते हैं फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, सो डेफिनेटली प्रोबायोटिक्स जो हम बोलते हैं कि बॉडी के गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, बिकॉज हमारे बॉडी में अगर हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा रहेंगे तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन के द्वारा या पोल्यूशन के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उनको फाइट बैक करने में हेल्प करेगा जी। सो कर्ड है, योगर्ट, कर्ड हम बोलेंगे यूजुअली कॉमनली हम कर्ड ही खाते हैं, योगर्ट थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है जी। सो योगर्ट हम यूजुअली रेकमेंड भी नहीं करते हैं, लाइक वी स्टिक टू कर्ड क्योंकि हमारा इंडियन पार्ट ऑफ इंडियन फूड है। सो कर्ड में प्रोबायोटिक्स, बिकॉज फर्मेंटेशन जब भी होता है तो वो प्रोबायोटिक्स गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं जी। सो वो गट हेल्थ को काफी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो। तो वो हम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं कि आप मील के साथ ले सकते हो जी। जैसे राइस कांजी आपने बोला तो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोबायोटिक आई वुड से, स्पेशली फर्मेंटेड राइस का अगर आप कांजी बना रहे हो तो, जैसे रात को भिगो के फिर सुबह को अगर उसका कांजी बना रहे हो तो सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर डाइजेशन। जिसको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, लीकी गट का इशू है, IBS का इशू है, उनके लिए राइस कांजी बहुत हद तक हेल्प करती है। So definitely probiotics and prebiotics is your fiber, ठीक है। So probiotics का फूड है प्रीबायोटिक्स, तो दोनों अगर कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो उनका ग्रोथ अच्छा होगा। So गट रिलेटेड कोई भी इशू आपको नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है विच वी ऑल्सो बिलीव कि लेना है तो योगर्ट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो एक अलग तरीके का बैक्टीरिया है, और जो रियल बैक्टीरिया है जो हमें चाहिए वो कर्ड के अंदर ही होता है, लैक्टोबैसिलस या क्या उसको माना जाता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत बातें। और जो हमारा पर्पस था आज का, इसका ये पूरा हुआ।
evidence based, science based और highly qualified, both with respect to the qualification, the education part of it and the experience part of it. Experience भी दो तरीके का, एक नौकरी करते हुए एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल के माहौल में क्लिनिकल एक्सपीरियंस, और दूसरा अपना जो पर्सनल कंसल्टेशंस नेहा जी के चल रहे हैं. नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक जो जानना चाह रहे होंगे, हमारा भी मिशन इसमें पूरा हुआ. जो भी हम लेके चलना चाह रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड हम बात करें, हाईली क्वालिफाइड लोगों से बात करें. आपने उसमें सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया. एविडेंस की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा. माई प्लेजर, इट वॉज लवली बीइंग हियर. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए. जी, फ्यूचर में शायद फिर से चर्चा करते हैं. जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लोग जो दर्शकों के सवाल आएंगे, जो करना हो सकता है कि हम आपसे दोबारा बात करें. और आपको भी नेहा जी से जुड़ना है तो मैं सारे वहाँ पे दे देता हूँ. आपके मन में और किसी से भी कुछ जानने की इच्छा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें. चैनल को सब्सक्राइब करें, नेहा जी को भी फॉलो करें. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.